Welcome student, we will start the lecture number 5 for chemical equilibrium. तो अच्छे से बात करने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम आपका समय बचाने के लिए हम लोगों ने इस तरीके से इसको यूटिलाइज़ किया है। मैं वैसे भी लिख सकता हूँ लेकिन इससे क्या आपको समझ में भी अच्छा आएगा, बार बार मिटाऊंगा लिखूंगा, इसलिए समय को बचाने के लिए हम लोग इसमें ले रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में जो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन होता है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या होता है, इसका अध्ययन सर्वप्रथम बार्नठाप ने किया था आइसोथर्म उस प्रोसेस पे, मतलब इसको ताप को क्या रखा था, कांस्टेंट रखा था, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, बार्नठाप समतापी भी बोला जाता है। ठीक है, एग्जाम में ये दो तरीके से पूछा जाता है। एक तो इस तरीके से पूछा जाता है कि बार्नठाप समतापी जो समीकरण है वो आपको देगा, उसको बताइए कैसे आता है। एक पूछा जाता है सक्रिय द्रव्यमान के रूप में इस गिब्स फ्री एनर्जी में और जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसमें क्या रिलेशन होता है। ठीक है, एक्चुअल में जो गिब्स फ्री एनर्जी जो बार्नठाप समतापी है, जो स्थिर ताप पे जो अध्ययन किया गया, एक्चुअल में ये है कि जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है और जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है साम्यावस्था स्थिरांक, उसमें क्या रिलेशन होता है, वो कैसे आता है, क्या उसके बारे में जानकारी है। सबसे पहले हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, कैसे कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की गिब्स फ्री एनर्जी और रिएक्टेंट की गिब्स फ्री एनर्जी। अगर मैंने लिखा भी रखा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया मुक्त ऊर्जा परिवर्तन को निम्न प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, डेल जी बराबर डेल प्रोडक्ट माइनस डेल रिएक्टेंट। अगर इस गिब्स फ्री एनर्जी को स्टैंडर्ड अवस्था में लिया जाए, स्टैंडर्ड अवस्था का मतलब कोई हम केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं और वो एक निश्चित कंडीशन पे करा रहे हैं, 1 atm ताप पे करा रहे हैं और रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे करा रहे हैं, तो उस अवस्था को क्या बोला जाता है, मानक अवस्था बोला जाता है। उस दौरान जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन की वो फिक्स होती है, वो क्या कहलाती है, डेल जी नॉट। उसको भी कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेल जी प्रोडक्ट, डेल जी नॉट प्रोडक्ट माइनस डेल जी नॉट रिएक्टेंट। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का अध्ययन बार्नठाप ने किया। मैंने अभी बोला था जैसा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो ये किसके बारे में बात करती है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के स्वतः परिवर्तन के बारे में बात करती है। हम पहले भी बात कर चुके हैं, स्वतः कब होगा, जब डेल जी की या डेल जी नॉट की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी, तो कैसा होगा, असतः होगा। हम पहले भी बात कर चुके हैं। ठीक है, मैं केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ए बी से बना क्या सी और डी, इनकी जो स्टाइकियोमेट्री दे रखा है, जो इनके मोल दे रखे हैं, इसके ए के तो N1, वी के N2, सी के M1 और इसके क्या है, डी के क्या है M2। ये अभिक्रिया किस अवस्था में संपन्न हो रही है, गैसीय अवस्था में। ठीक है, मैक्सवेल संबंध हम पढ़ चुके हैं, डेल जी बराबर क्या होता है, किस ऊर्जा बराबर, मैक्सवेल जो इसको जिसको लग रहा है ये कैसे आया, वो लेक्चर नंबर 2 देखेगा थर्मोडायनेमिक्स का, तो उसमें मैंने बताया था डेल जी बराबर क्या होता है, VdP माइनस SdT, जिसको हमने मैक्सवेल स्क्वायर से निकाला था। बहुत सारे लेक्चरों में पहले भी बात कर ली है। ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि ये जो प्रोसेस हो रहा है, जो ये मुक्त ऊर्जा परिवर्तन किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए निकाल रहे हैं, वो किस पे निकाल रहे हैं, समतापी। समतापी का मतलब आइसोथर्म, इसका मतलब टेम्परेचर है वो कैसा होगा, कांस्टेंट। तो डेल टी बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो इसमें जब डेल टी बराबर 0 आ जाएगा तो डेल जी बराबर क्या आ जाएगा, VdP। ठीक है, इसका मुझे पता है कि V बराबर क्या होता है, PV बराबर nRT। तो अगर मैं V की वैल्यू यहाँ क्या रख सकता हूँ, RT/P, इसमें तो कोई मसला है नहीं। अगर मैं RT/P लिख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, डेल जी बराबर RT dP/P। अरे RT/P तो DP के नीचे P लगी तो RT dP/P। इसको यदि मैं समाकलन कर दूं, इसका वैल्यू निकालने के लिए समाकलन पड़ता ओवरऑल वैल्यू निकालने के लिए समाकलन ही करते हैं हम लोग, कर देंगे तो इसका डेल जी का तो क्या जाएगा, जी। RT कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है और R गैस कांस्टेंट होता है, ये टेम्परेचर है, आइसोथर्म है, समतापी है, इसलिए तो समाकलन से क्या जाएंगे बाहर। और 1/P का 1/x का क्या होता है, ln x, 1/P का क्या होगा, ln p। और ये क्या, इसके साथ क्या लिख दिया हमने, समाकलन स्थिरांक, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, c। मुझे पता है कि समाकलन स्थिरांक क्या है, इसकी वैल्यू कैसे ज्ञात कर सकते हैं, 1 atm दाब पर ज्ञात कर सकते हैं। 1 atm दाब पे कैसे ज्ञात कर सकते हैं, अगर यहाँ P की 1 atm दाब का मतलब वो कैसा दाब होता है, मानक दाब कहलाता है। 1 atm दाब और 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ये आप अपने आप में, क्योंकि वायुमंडल का पूरा दाब कितना है, 1 atm के बराबर होता है। अगर यहाँ 1 रखेंगे तो ln 1 0, तो ये जो C है वो किसके बराबर आ जाएगा, G के बराबर आ जाएगा। लेकिन यहाँ जो C है वो G के बराबर आ जाएगा, लेकिन मैंने G को यहाँ G नहीं, G नॉट लिखा है, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि जो जी नॉट होता है वो कौन सी गिब्स फ्री एनर्जी होती है, मानक अवस्था में, स्टैंडर्ड कंडीशन में। और यहाँ जो मैंने प्रेशर की जो वैल्यू ली थी वो क्या लिए, 1 atm, और प्रेशर की जो 1 atm वैल्यू होती है, समझे इस बात को अच्छे से, वो किसको शो करती है, मानक अवस्था को। इसीलिए जो C बराबर G आ जाएगा, क्योंकि वैल्यू तो 0 हो जाएगी, सारी ln1 0 होता है, तो C बराबर G, और ये G किसको प्रेजेंट करेगा, G नॉट को, क्योंकि यहाँ जो मैंने प्रेशर की जो वैल्यू रखी थी वो क्या थी, 1 atm, और 1 atm क्या होता है, मानक अवस्था को शो करता है, और डेल जी नॉट भी किसको शो कर रही है, मानक अवस्था को। इसीलिए C बराबर G आएगा। लेकिन G यहाँ कौन सी गिब्स फ्री एनर्जी है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, क्योंकि मैंने प्रेशर की वैल्यू कैसी ली है, 1 atm, इसीलिए C बराबर क्या आ जाएगा, डेल जी नॉट आ जाएगा। ठीक है, मानक अवस्था में गिब्स फ्री एनर्जी। C की जगह अगर मैं डेल जी नॉट लिख दूं तो G बराबर, समीकरण से क्या आ जाएगा, G बराबर C की जगह G नॉट प्लस क्या, RT ln P, यहाँ RT और सॉरी RT ln P।
इस इक्वेशन को, ये जो आया इक्वेशन नंबर 4, इसको मैं इस रिएक्शन पे लगाता हूँ। ए बी सी डी चारों के लिए मैं गिब्स फ्री एनर्जी लिखता हूँ। कैसे लिखूंगा? माना कि डेल जी नॉट ए, डेल जी नॉट बी, डेल जी नॉट सी, डेल जी नॉट डी, ए बी सी डी की क्या है? मानक अवस्था में गिब्स फ्री एनर्जी है, ठीक है। और क्या, जो इसकी मुक्त ऊर्जा है वो क्या है? जी ए, मतलब मानक अवस्था में जो गिब्स फ्री एनर्जी नहीं है, जी ए, जी बी और जी और सी डी, ये क्या है? मानक अवस्था में नहीं है, केवल गिब्स फ्री एनर्जी। आंशिक दाबों पर, आंशिक दाब ये जो पी है ये इनका आंशिक दाब ही है। अगर ए का लिखेंगे तो पी ए, बी का लिखेंगे तो पी बी, सी का लिखेंगे तो पी सी और डी का लिखेंगे तो सी डी। इसीलिए मैंने लिखा है कि मानक अवस्था में तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या है? जी नॉट ए, जी नॉट बी, जी नॉट सी और जी नॉट डी। और जो आंशिक दाबों पर जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो क्या है? जी ए, जी बी, जी सी और जी डी। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 4 पे लगाऊं तो अगर मैं ए के लिए लिखूंगा तो मैंने माना इसके कितने मोल थे? अगर ए के लिए लिखता तो यहाँ क्या लिखता? जी ए, और ए के मोल कितने? N1, जी नॉट ए, और क्या लिखता? RTLN, और पी का ए का वो क्या हो जाता? आंशिक दाब क्या हो जाता? पी ए। लिखा मैंने N1 जी ए प्लस, इसी से तो लिखा जी ए के लिए लिख रहा हूँ तो ए लगा दूंगा, यहाँ पे भी ए लगा दूंगा। मोल कितने? N1, तो N1 और इसके साथ क्या लगूंगा? N1, और इसका आंशिक दाब क्या होगा? पी ए। इसी प्रकार मैं किसके लिए लिखूंगा? V के लिए तो N2 GB, पी लगा देंगे जी N2, क्योंकि बी के मोल कितने हैं? N2, तो N2 और जी बी नॉट, क्योंकि जी बी नॉट है यहाँ पर, बी के लिए लिख देंगे RTLN पी बी। इसी प्रकार सी के लिए लिख देंगे, और इसी प्रकार किसके लिए लिख देंगे? डी के लिए लिख देंगे, ठीक है। मुझे पता है कि डेल जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी भी बताया था। डेल जी प्रोडक्ट माइनस डेल जी रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कौन कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? तो सी, और एक कौन आ रहा है? डी, और ए जो रिएक्टेंट उसमें कौन आ रहा है? जी ए और जी बी। इन वैल्यू को जब आप पुट करोगे तो ये तो M1 जी सी नॉट और M2 जी सी डी तो किसमें? प्रोडक्ट की साइड है। और जो जी ए और जी बी है, ये जो जी नॉट ए और जी नॉट बी है, ये किसकी साइड है? रिएक्टेंट की साइड है। और ये वैल्यू क्या आ जाएगी? कॉमन आ जाएगी, RTLN इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से। तो जो प्रोडक्ट की साइड है वो कौन है? पीसी, पीडी, तो प्रोडक्ट तो ऊपर आ जाएंगे, और पीए और पीबी क्या रिएक्टेंट की साइड, तो ये कैसे आ जाएंगे? नीचे आ जाएंगे। इनकी जो वो हैं मोल हैं वो इनकी घातांक के रूप में आ जाएंगे। ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, प्लस का चिन्ह आएगा क्योंकि प्लस में ही तो है चारों के चारों। और जो ये N1 जी नॉट ए, M1 N2 जी नॉट बी, इसी प्रकार M1 जी नॉट सी और M2 जी नॉट डी, ये तो प्रोडक्ट की है, और ये किसकी है? रिएक्टेंट की। ऐसे लिखते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। और ये वैल्यू क्या आ गई? कॉमन आ गई। मुझे पता है कि इसमें भी जी नॉट आ रहा है, इसमें भी जी नॉट आ रहा है, तो जी नॉट को भी कैसे कैलकुलेट करते हैं? जी नॉट प्रोडक्ट माइनस जी नॉट रिएक्टेंट। तो ये वाली वैल्यू सारी की सारी क्या हो जाएगी? किसको शो कर रही है? डेल जी नॉट को शो कर रही है। कर रही कि नहीं कर रही? इसको भी तो ऐसे निकालते, अगर हम इस रिएक्शन में निकालते कि मानक अवस्था में प्रोडक्ट की गिब्स फ्री एनर्जी, ऐसे निकालते M1 GC, क्योंकि M1 GC नॉट और M2, और ये N1 और N2, ये किसको शो कर रही है? डेल जी नॉट को शो कर रही है। ये हमारा कॉमन आ गया सारा सारा। इसके लिए इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? डेल जी नॉट। इसीलिए डेल जी बराबर क्या आ जाएगा? डेल जी नॉट प्लस RTLN, प्रोडक्ट की ऊपर आती है तो PC, इसकी पावर कितनी है? घातांक कितनी है? M1, और PD की कितनी है? M2, PA की कितनी है? N1, और PB की कितनी है? N2 है, ठीक है। अगर इस यूज मैंने रिएक्शन लिखी थी ये वाली, अगर इसको मैं, क्योंकि मैं साम्य पे ही तो पढ़ रहा हूँ, तो मैं मानूँ कि रिएक्शन कैसी है? साम्य अवस्था में है। अगर ये रिएक्शन साम्य में है, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ? मैं गिब्स फ्री एनर्जी में और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन निकाल रहा हूँ, साम्यावस्था स्थिरांक में। तो अभिक्रिया को क्या मानना पड़ेगा कि अभिक्रिया किस में है? साम्य में है। मैंने पहले भी बताया था साम्य की शर्तों में कि साम्य में जो डेल जी होता है वो क्या होता है? जीरो होता है, क्योंकि साम्य में रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो कैसी होती है? समान होती है। इसलिए डेल जी की वैल्यू कैसी आती है? जीरो आती है। वो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर डेल जी की वैल्यू जीरो आती है तो डेल जी नॉट की वैल्यू भी क्या आनी चाहिए? जीरो आनी चाहिए। डेल जी नॉट की वैल्यू इसलिए जीरो नहीं आती क्योंकि डेल जी नॉट एक स्टैंडर्ड कंडीशन है। 1 ATM दाब और 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इसको एक निश्चित, किसी भी अभिक्रिया के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है? निश्चित होती है। अगर किसी भी रिएक्शन के लिए जो ये एक मानक अवस्था होती है, तो किसी अभिक्रिया को जब हम कराते हैं तो डेल जी नॉट की वैल्यू तो जीरो कैसे आ सकती है? अगर जीरो वैल्यू आएगी डेल जी नॉट की तो अभिक्रिया होगी नहीं, क्योंकि वो वैल्यू क्या आ गई? जीरो आ गई, क्योंकि मानक स्थिति मान रहे हैं। जबकि डेल जी क्या होता है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, और सामने पर दोनों की कंसंट्रेशन कैसी होती है? समान। इसलिए डेल जी बराबर क्या आता है? जीरो आता है, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ, आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो डेल जी बराबर क्या आएगा? जीरो। इसी समीकरण 5 से डेल जी नॉट RTLN PC M1 PD M2 और PA N1 और PB N2, इसकी जगह ये जो लिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको? ये समझ पा रहे हैं क्या? उत्पाद की सांद्रता की घातांक और क्रिया कारकों की सांद्रता कंसंट्रेशन की घातांक का अनुपात क्या कहलाता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या? साम्यावस्था स्थिरांक। और इसकी जो सक्रिय द्रव्यमान है यानी कि सांद्रता, उनको किसके रूप में लिया है हमने? किसके रूप में लिया? आंशिक दाबों के रूप में लिया है। अरे P आंशिक दाब, इसीलिए कौन सा साम्यावस्था स्थिरांक होगा? Kp। इसीलिए क्या, अगर मैं इस सारी वैल्यू को उधर पहुंचा दूं तो डेल जी बराबर क्या आ जाएगा? क्योंकि RTLN Kp आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस
ln क्या Kp, ठीक है। अगर मैं डेल जी नॉट को इधर ले आता तो डेल जी नॉट नेगेटिव में आ जाता, कोई बड़ी बात, डेल जी नॉट। अगर इन सांद्रताओं को सक्रिय द्रव्यमान है केवल सांद्रता के रूप में लिया जाता तो फिर मैं इसको क्या लिख सकता था, डेल जी नॉट बराबर माइनस आर टी ln क्या Kc। एग्जाम में विभिन्न प्रकार की यूनिवर्सिटियों में यहां तक भी पूछा हुआ है कि ये रिलेशन आया है, इसको प्रूफ करिए, ये कैसे आया, ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता और ये पूछा डेल जी नॉट बराबर माइनस आर टी ln Kp या Kc, इसको प्रूफ करिए, तो यहाँ से और यहाँ तक लिखना है। अगर हम यहाँ ln का साइन हटा दें तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी आ सकता है, डेल जी नॉट बराबर माइनस 2.303 आर टी लॉग टी आ जाएगा, लॉग क्या Kp, या क्या आ सकता है इसकी जगह Kc आ सकता है, ठीक है। एग्जाम में अगर यहाँ तक पूछा जाए डेल जी नॉट बराबर, अगर इस डेल जी नॉट को इधर ले आता तो डेल जी नॉट के साथ लग जाता नेगेटिव साइन, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, माइनस डेल जी नॉट बराबर आर टी ln Kp, क्योंकि ये वैल्यू आर टी ln ये Kp या Kc हो गई। अगर सांद्रताओं को सक्रिय द्रव्यमान टर्म में ले रहे हैं केवल सांद्रता के तो Kc, और प्रेशर के टर्म में ले रहे हैं तो Kp, तो मैं जब डेल जी नॉट को इधर लाता तो ये नेगेटिव में हो जाता, तो ये आ जाता। और अगर मैं इसको इधर ले आया तो इसके साथ कैसा साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन। अगर यहाँ तक पूछो तो यहाँ तक लिखना है, और आगे जो बांटाप समतापी समीकरण कैसे आता है हम उसके बारे में बात करने वाले हैं, इसको आप लिख ले, है ना। दोस्तों हमारी क्वेश्चन नंबर 5 क्या आई थी, 6 क्या आई थी, अभी जो हमने निकाली थी वो यही तो आई थी, डेल जी नॉट बराबर माइनस आर टी ln Kp, या माइनस को इधर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस डेल जी नॉट बराबर आर टी ln Kp। क्वेश्चन 5 क्या आई थी, क्वेश्चन 5 यही तो आई थी क्या कुछ, डेल जी बराबर डेल जी नॉट प्लस आर टी ln प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बटे रिएक्टेंट की ये वाली बटे ये वाली, PCPD की और PA और PV की, ऐसी तो आई थी कि नहीं आई थी, PA और PV की। अब मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन नंबर जो 5 थी, जो इक्वेशन नंबर मेरी 6 आई है, डेल जी नॉट बराबर माइनस आर टी ln Kp, इसकी वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 5 में रख दूंगा, किसमें, इसमें रख दूंगा मैं इसको, ठीक है। इसलिए मैं लिखा नहीं है, अभी हमने लिख लिया था इसको। इक्वेशन 5 में रखेंगे तो डेल जी बराबर क्या आ जाएगा, डेल जी नॉट होता है तो डेल जी नॉट की वैल्यू क्या है, यही माइनस आर टी ln Kp प्लस आर टी ln Pc की पावर m1, Pd की पावर m2, Pa की पावर n1 और Pv की पावर n2। अगर मैं इस इक्वेशन नंबर जो ये आई है 7, इसको अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, ये भी, अब एक बात देखो, ये जो है ये किसको शो कर रहा है, आप बोलेंगे कि सर ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को शो कर रहा है कि उत्पाद की सांद्रता बटे क्रियाकारक की सांद्रता, नहीं। इक्वेशन नंबर 5 में जो आया था डेल जी बराबर डेल जी नॉट प्लस आर टी ln प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बटे रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, किसी भी स्थिति में जब अभिक्रिया साम्य में नहीं होती, क्योंकि साम्य में होती तो डेल जी भी क्या होता, 0 होता, साम्य में नहीं होती तभी तो था, क्योंकि इक्वेशन नंबर 5 क्या थी, डेल जी बराबर डेल, समझ रहे हैं ना मेरी बात, इक्वेशन नंबर 5 थी, आपकी कॉपी में भी आप लिखेंगे, आप वीडियो में देखेंगे पीछे जाके, डेल जी बराबर डेल जी नॉट प्लस आर टी ln प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बटे रिएक्टेंट की। तो जब अगर रिएक्शन को उसमें होती इक्विलिब्रियम में तो डेल जी भी 0 होता, तो इसका मतलब इक्वेशन नंबर 5 थी वो इक्विलिब्रियम में तो नहीं थी, तो इक्विलिब्रियम में जब रिएक्शन नहीं होती तो प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होती है और रिएक्शन की जो कंसंट्रेशन होती है उसका अनुपात क्या कहलाता है, कल ही बताया, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, क्या क्यू कहलाता है, अभिक्रिया भागफल कहलाता है, ठीक है। जब साम्य में होता है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन का अनुपात तो वो क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसीलिए Pc की पावर m1, Pd की पावर m2, Pa की पावर n1 और Pv की पावर n2, यहाँ क्या कहलाएगा, क्यू कहलाएगा। क्यू का मतलब क्या है, ये अभिक्रिया भागफल कहलाएगा, ठीक है, ठीक है। क्यों, क्योंकि किसी भी स्थिति में जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन की सक्रिय द्रव्यमानों की जो घातांकों का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, अभिक्रिया भागफल। और साम्य पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो सांद्रताएं हैं, उनके जो प्रेशर है, सक्रिय द्रव्यमान है, उनकी घातांकों का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, Kp या Kc कहलाता है, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं थी, क्योंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती तो ये वाली डेल जी भी क्या होता, 0 होता है, क्योंकि गिब्स ऊर्जा परिवर्तन भी क्या होता है, 0 होता है इक्विलिब्रियम पे, ठीक है, डेल जी। इसीलिए क्या हो जाएगा, अगर इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव, ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो यहाँ कैसा साइन आ जाएगा, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, तो ये क्या जाएगा, आर टी ln, इसकी जगह क्या जाएगा, क्यू। अगर प्रेशर के टर्म में तो अपन Qp भी लिख सकते हैं, या अगर क्यू लिखते हैं तब भी मुझे दिख रहा है कि प्रेशर के रूप में सांद्रता है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्यों नहीं है, किसी भी स्थिति में सांद्रताओं का अनुपात क्या कहलाता है, अभिक्रिया भागफल कहलाता है। ये जो समीकरण 6 जो आई है ये, और जो समीकरण 8 जो आई है ये वाली, यही क्या कहलाती हैं, बांटाप समतापी समीकरण कहलाती हैं, ठीक है। या मैंने सारी सांद्रताएं किस में ली थी, प्रेशर में, इसीलिए किसके साथ रिलेशन आया, डेल जी का Kp के साथ, और क्या, डेल जी का रिलेशन आया। अगर मैंने इसकी जो सांद्रताएं सक्रिय द्रव्यमान है उनको क्या कर दूं, या तो सक्रिय द्रव्यमान के रूप में ले लूं या सांद्रता के रूप में ले लूं, तो प्रेशर के रूप में नहीं लेंगे तो उस टाइम जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो क्या आएगा, Kp की जगह क्या आ जाएगा,
के सी आ जाएगा। इसीलिए क्या इसका परिवर्तित रूप भी क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल जी बराबर प्लस आर टी एल एन के सी, केवल के पी की जगह क्या करना है, के सी करना है, माइनस आर टी एल एन क्यू, और क्यू के साथ क्या लगा देंगे, सी, क्योंकि इसमें यहाँ किस टर्म में ले रहे हैं, कंसंट्रेशन के टर्म में। और अच्छा दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्या लगा दें, पी, क्योंकि यहाँ प्रेशर के टर्म में अभिक्रिया भागफल आएगा और यहाँ कंसंट्रेशन के टर्म में अभिक्रिया भागफल आएगा। ये क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है, और ये क्या है, अभिक्रिया भागफल। आप इन दोनों में डिफरेंस जानते हैं क्या होता है। और एक रिलेशन और लिखा था हम लोगों ने अभी पहले ही कि अगर जैसे ये जो अभी का ये समीकरण 6 लिखा है, ऐसे इसको भी लिख सकते हैं, लिखा भी था कि अगर कंसंट्रेशन है सक्रिय द्रव्यमान के रूप में लेंगे तो क्या लिख देंगे, के सी लिख देंगे। तो डेल जी नोट बराबर आर टी एल एन के सी, अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। इसको उधर ले जाते, जैसे यहाँ डेल जी नोट आया था बराबर 0 आया था अभी क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में, तो वो उधर ले जाते, डेल जी नोट को उधर ले जाते तो डेल जी नोट नेगेटिव में, और अगर इस वाली टर्म को ले जाते तो वो वाली नेगेटिव में। तो अगर ये नेगेटिव है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये पॉजिटिव में हो सकता है, नेगेटिव में। अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो उत्पादों का जो प्रेशर है बटे रिएक्टेंट का जो प्रेशर है उसके बराबर क्या हो जाएगा, सक्रियता या सक्रिय द्रव्यमान सी का या सांद्रता डी की, ए की और बी की, तो ये दोनों बराबर हैं, तो इसको तो क्या बोलते हैं हम लोग, के पी, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, के सी। तो के पी की जगह के सी रखा जा सकता है। अगर उत्पाद और क्रियाकारकों की सांद्रता को कंसंट्रेशन या सक्रिय द्रव्यमान, या ए का मतलब एक्टिविटी होता है, सक्रियता भी बोलते हैं इसको, अगर इसको इस रूप में लिया जाता है तो उसको अपन क्या प्रोनाउंस कर देंगे फिर, के सी। इसीलिए के पी वाली जो टर्म आई है, जो इक्वेशन आई है, उसमें क्या लिख सकते हैं, के पी लिख सकते हैं। आप एग्जाम में ऐसे लिखेंगे समझाने के लिए कि मतलब मैंने ऐसे कैसे लिखा हुआ है, ठीक है। अगर लॉग को हटा देंगे, अगर इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा, और ये नेगेटिव में, तो डेल जी नोट बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 2.303 आर टी लॉग क्या, के सी। इसको थोड़ा मैं और आगे लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल आता है। क्या लॉग के सी की वैल्यू निकालनी हो तो क्या कर देंगे, माइनस 2.303 आर टी नीचे पहुँचा देंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग के सी बराबर माइनस डेल जी नोट बटे 2.303 आर टी। अगर ये के सी निकालना है, अगर कंसंट्रेशन के टर्म में दे रखी है तो के सी, और अगर प्रेशर के टर्म में दे रखी है तो के पी लिख सकते हैं। या अगर के सी और के पी की वैल्यू पता हो तो डेल जी नॉट की वैल्यू भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स होती है, टेम्परेचर आपको देगा, और इसकी वैल्यू हम जानते हैं गैस कांस्टेंट के एग्जाम में क्वेश्चन में देता भी न्यूमेरिकल में 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल भी होती है, बहुत सारी होती है, वो आपको एग्जाम में बताएगा उस क्वेश्चन में कि क्या है। ये जो हमने अब तक पढ़ा है, इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जा सकता है वो मैं बात कर लेता हूँ। एक तो आपसे कैसे पूछा जा सकता है, अलग अलग यूनिवर्सिटियों अलग अलग तरीके से, बुक्सों में ये दो अलग अलग दे रखे होंगे, इनके जो पूरा न्यूमेरिकल बना रखे होंगे, पूरे के पूरे इक्वेशन बना रखी होंगी, अलग अलग। आपको चाहे ऐसे क्वेश्चन आए चाहे ऐसे आए, एक ही लिखना है, जो हम लोगों ने इस बारे में बात की है कि द्रव्यमानुपाती क्रिया नियम का उष्मागतिक व्यंजन व्युत्पन्न कीजिए, ठीक है। थर्मोडायनेमिक जो इक्वेशन है उसको व्युत्पन्न कीजिए, तो आपको यही व्युत्पन्न करना है। अगर आपको पूछा डेल जी नोट बराबर माइनस आर टी एल एन के पी, तो जहां तक ये आया था के पी या के सी, वो कैसे आता है आपसे पूछा जाता है, पूछा हुआ भी है लास्ट ईयर के पेपर में, ये कैसे आता है आप लोग बता देंगे, ठीक है। एक तरीके से ये भी पूछ सकता है कि बांटाप समतापी साहब क्या तात्पर्य है, इसका व्यंजन क्या कीजिए, व्युत्पन्न कीजिए। बांटाप आइसोथर्मी पढ़ रहे हैं हम लोग, समीकरण 6 और जो 8 आई है वो भी बांटाप समतापी आइसोथर्म कहलाती है। यहाँ जो 9 और 10 है ये भी क्या कहलाती है, बांटाप समतापी, क्योंकि यहाँ केपी की टर्म में लिया था और यहाँ किस टर्म में ले दिया, केसी की टर्म में, क्योंकि यहाँ प्रेशर की टर्म में ली थी सांद्रताएं, और यहाँ सक्रियता है, सक्रिय द्रव्यमान है, कंसंट्रेशन की टर्म में ले ली, तो वो क्या कहलाएगा, केसी कहलाएगा। क्यूसी केसी क्या होता है आप इसको अच्छे से जानते हैं, ठीक है। इसको लिख ले फिर बात करते हैं।